Rise of Indian capitalists and their role in national movement. स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एक ऐसी दास्तान है जिसे सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसमें बड़े बड़े नेताओं जैसे गोखले, तिलक, गांधी एटसेट्रा के साथ साथ कई ऐसे समुदाय और आइडियोलॉजीज भी शामिल रहीं जिनका जिक्र किए बिना इसको समझना मुश्किल होने के साथ ही अधूरा भी है। ये कहानी है भारत के कैपिटलिस्ट्स अर्थात पूंजीपतियों के राइज और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में उनके रोल की, जिसने हमारी स्ट्रगल में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से जानते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए तो कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवाद एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कैपिटल गुड्स की ओनरशिप प्राइवेट या कॉर्पोरेट के हाथ में होती है। कैपिटल गुड्स अर्थात पूंजीगत माल मतलब ऐसे गुड्स जिनका यूज दूसरे कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए होता है। प्रोडक्शन, प्राइसेस और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मार्केट पर डिपेंडेंट होता है। कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्राइस रखना है, ये सब कुछ प्राइवेट कंपनीज डिसाइड करती हैं। मार्केट को कंट्रोल करने में सरकार का कोई खास रोल नहीं होता। इस सिस्टम को कैपिटलिज्म कहते हैं और ये डिफरेंट है कम्युनिज्म से, जिसमें स्टेट एक मेजर कंट्रोलर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। आइए अब चलते हैं वापस हमारी कहानी की तरफ कि कैसे इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुई और कैसे उसे इन्फ्लुएंस किया। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, कॉलोनियलिज्म के दौर में कई इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट्स ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने न केवल कांग्रेस ज्वाइन किया, जेल भी गए और उस दौर की सभी मुश्किलों को एक्सेप्ट किया जो कांग्रेसमैन के लिए आम बात थी। जमनालाल बजाज, वाड़ीलाल लालू भाई मेहता, लाला शंकरलाल, सैमुअल एरन कुछ ऐसे नाम हैं जो इसमें वेल नोन रहे। कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट्स थे जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया पर फाइनेंशियल या कोई इनडायरेक्ट हेल्प की, जैसे जीडी बिरला, अंबालाल साराभाई और वालचंद हीराचंद। कई छोटे मर्चेंट्स या ट्रेडर्स ने भी एक्टिवली सपोर्ट किया। दूसरी ओर कुछ ऐसे इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट्स या सेक्शंस रहे जो कि कांग्रेस या नेशनल मूवमेंट की तरफ न्यूट्रल रहे और कुछ ने तो एक्टिवली अपोज भी किया। यहां पर हम पूरी कैपिटलिस्ट्स एज अ क्लास अर्थात पूरे वर्ग की स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल या किसी सेक्शन पर। आइए अब जानते हैं द राइज ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास इन इंडिया। राइज ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दूसरी कॉलोनियल इकोनॉमी से कंपेयर करें तो इंडियन कैपिटलिस्ट्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी संपन्न और कई मायनों में उनकी ग्रोथ का नेचर काफी अलग भी रहा। जानते हैं कैसे। फर्स्टली, इंडियन कैपिटलिस्ट्स क्लास मिड 19th सेंचुरी में ग्रो होना चालू हुई। मुख्य बात यह है कि इनकी कैपिटल अर्थात पूंजी निजी रूप से स्वतंत्र थी, न कि किसी फॉरेन कैपिटल के जूनियर पार्टनर की तरह। ये उनकी इंडिपेंडेंट कैपिटल थी। सेकेंडली, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली कभी भी ऐसे सामंतवादी यानी फ्यूडलिस्टिक लोगों के अधीन नहीं रहा जो इंपीरियलिज्म के सपोर्ट में थे, बल्कि 1944-45 के फेमस बॉम्बे प्लान, जिनके सिग्नेटरीज जीआरडी टाटा और जीडी बिरला जैसे लोग रहे, उन्होंने डिटेल्ड लैंड रिफॉर्म्स का सपोर्ट भी किया जिसमें कोऑपरेटिव्स बनाने की बात की गई। थर्डली, 1914 से 1947 के दौरान कैपिटलिस्ट क्लास ने बहुत तेजी से ग्रोथ की। इसके कई कारणों में से एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रहा, जिसके चलते स्वदेशी प्रोडक्ट्स को इनकरेज किया गया बाय लिमिटिंग इंपोर्ट। आजादी होने तक इंडिजिनस या स्वदेशी एंटरप्राइजेस का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 73% तक पहुंच गया और ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट्स का 80%, जो साफ साफ इनकी ग्रोथ को बयान करता है। यहां यह समझना जरूरी है कि कैपिटलिस्ट्स की ग्रोथ कॉलोनियलिज्म के कारण नहीं हो रही थी, जैसा अक्सर इल्जाम लगाया जाता है, बल्कि ये ग्रोथ कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लगातार स्ट्रगल करते हुए हुई। कैपिटलिस्ट्स का ऐसा कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं था जो उनके इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई के बीच आता,
बल्कि मिड 1920s तक उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म क्लास इंटरेस्ट को सेट किया और इंपीरियलिज्म के खिलाफ अपनी आवाज को खुलकर लोगों तक पहुंचाया। कैपिटलिस्ट क्लास की हेजिटेशन सिर्फ ये थी कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ कौन सा रास्ता चुना जाए। उन्हें यह डर था कि स्ट्रगल ऐसा रास्ता ना ले ले जिससे उनके यानी कैपिटलिज्म के एग्जिस्टेंस पर ही खतरा आ जाए। इंपीरियलिज्म और एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट की तुलना में कैपिटलिस्ट क्लास की क्या सोच रही, यह समझने से पहले एक नजर इस पर डालना जरूरी है कि कैपिटलिस्ट क्लास का इमर्जेंस एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में कैसे हुआ। इमर्जेंस ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। 1920s की शुरुआत से ही जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास जैसे कैपिटलिस्ट्स ने इंडिया के कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स के लिए एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का प्रयास किया, जिसकी मदद से कॉलोनियल गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगे रख सकें। इन्हीं कोशिशों के चलते 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की का गठन हुआ, जिसे कॉलोनियल गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक ने कैपिटलिस्ट क्लास के एक डोमिनेंट ओपिनियन के रूप में स्वीकार किया। कैपिटलिस्ट क्लास के लीडर्स फिक्की को ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री के नेशनल गार्डियन के रूप में देखने लगे। इस प्रोसेस के दौरान इंडियन कैपिटलिस्ट्स ने इंटेलेक्चुअल्स का इस्तेमाल करके इंपीरियलिज्म के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक क्रिटिक को डेवलप किया, जिसमें उन्होंने ट्रेड प्रैक्टिसेस में हो रहे एक्सप्लॉयटेशन को उजागर किया, फिर चाहे वो डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन यानी सीधे लूट के माध्यम से हो या फिर ट्रेड, फाइनेंस, करेंसी मैनिपुलेशन, दो कंट्रीज के बीच हो रहे अनइक्वल एक्सचेंज जैसे माध्यमों से हो। कांग्रेस लीडर्स ने उनके ओपिनियन और एक्सपर्टीज को हमेशा ही रिस्पेक्ट से ट्रीट किया। कैपिटलिस्ट्स ने यह महसूस किया कि फिक्की लंबे समय तक सिर्फ एक ट्रेड यूनियन मात्र नहीं रह सकती। उनका मानना था कि अब उनको पॉलिटिक्स में इंटरवीन करना चाहिए। 1928 में फिक्की के प्रेसिडेंट सर पुरुषोत्तम दास ने डिक्लेयर किया, वी कैन नो मोर सेपरेट आवर पॉलिटिक्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स। इंडियन नेशनलिज्म में फर्दर इन्वॉल्व होने की बात कही गई। सिमिलरली जीडी बिरला ने 1930 में फ्रीडम फाइटर्स के हाथ मजबूत करने की बात कही, जिससे गवर्नमेंट को अपने समकक्ष लाया जा सके। तो वापस आते हैं एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट के सपोर्ट में कैपिटलिस्ट क्लास के तौर तरीकों पर। वेज ऑफ स्ट्रगल अकॉर्डिंग टू कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास का शुरू से यह मानना था कि स्ट्रगल के पाथ में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और नेगोशिएशंस को अबैंडन नहीं किया जाना चाहिए। कैपिटलिस्ट्स मास सिविल डिसोबीडियंस के पक्ष में नहीं थे। इनके कुछ कारणों पर नजर डालते हैं। पहला, उन्हें डर था कि मास सिविल डिसोबीडियंस सोशल सेंस में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे कैपिटलिज्म को खतरा होगा। दूसरा, वो लंबे चलने वाले आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके डे टू डे बिजनेस को हानि होती। तीसरा, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिसिपेशन और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने को सरेंडर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वो काउंसिल में रहकर इफेक्टिव ऑपोजिशन देना चाहते थे, जिससे ऐसे लोग जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे थे वो अपनी बात न मनवा लें। ऐसा होने से कैपिटलिस्ट क्लास और इंडियन इकोनॉमी को घाटा हो सकता था। वो केवल अपनी शर्तों पर ही पार्टिसिपेट करना चाहते थे, नेशनल डिमांड्स को अबैंडन किए बिना। यही कारण था कि फिक्की ने 1934 में रिपोर्ट ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया को रिजेक्ट किया। चौथा, उन्होंने बिना कांग्रेस के इन्वॉल्वमेंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने से इनकार कर दिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया और गांधी जी के इन्वॉल्वमेंट को नेसेसरी बताया एज अ फ्री मैन। नवंबर 1929 में साराभाई ने कहा, माइनस द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस द गवर्नमेंट विल नॉट लिसन टू यू। फाइनली कैपिटलिस्ट क्लास ने फ्रीडम स्ट्रगल के और तरीकों को साइडलाइन नहीं किया। उनके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिर्फ एक स्टेप था मेन गोल यानी फ्रीडम की ओर। एग्जाम्पल के तौर पर जीडी बिरला ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्न किया कि कांग्रेस अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए ऑफिस ज्वाइन कर रही है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने के लिए, और अगर 2-3 साल में प्रोग्रेस नहीं हुई तो मास सिविल डिसोबीडियंस का डायरेक्ट एक्शन लेना जरूरी हो जाएगा।
दोस्तों, कैपिटलिस्ट क्लास का एटीट्यूड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर काफी उलझा देने वाला था। एक नजर इस पर भी डालते हैं। कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कैपिटलिस्ट क्लास बताए गए कारणों से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से डरती रही, पर यह एक्सेप्ट भी किया कि जो भी अब तक डिमांड्स एक्सेप्ट हुई हैं वो इस मूवमेंट के कारण ही थी। जनवरी 1931 में जीडी बिरला ने पुरुषोत्तम दास को लिखते हुए यह माना कि गांधी जी के कारण ही हमारे ऑफर्स एक्सेप्ट किए गए और किसी भी हाल में मूवमेंट को वीक नहीं होने दिया जा सकता। जब भी मूवमेंट लंबा चलता तो कैपिटलिस्ट क्लास पीस और नेगोशिएशन की बात सामने लेकर आती। यही उनका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव था, अचीविंग कंसिलिएशन विदाउट वीकनिंग द नेशनल मूवमेंट। कैपिटलिस्ट क्लास भले ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कितना भी अपोज करे, पर उन्होंने कभी कॉलोनियल गवर्नमेंट को मूवमेंट सप्रेस करने में सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने लगातार गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया रिप्रेशन को रोकने के लिए। समय के साथ इंडियन कैपिटलिस्ट्स के एटीट्यूड में भी काफी अंतर दिखाई दिया। फॉर एग्जाम्पल, 1905 से 1908 के स्वदेशी मूवमेंट और 1920s के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैपिटलिस्ट्स की एक और टुकड़ी ने अपोज किया, लेकिन 1930 के आते आते कैपिटलिस्ट्स ने बड़े पैमाने पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट किया। 5 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के 4 दिन पहले वाइसरॉय से पॉलिटिकल फ्रीडम की मांग की। यह तो बात हुई कैपिटलिस्ट क्लास और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर उनके एटीट्यूड की। अब कई बार कांग्रेस पर यह इल्जाम लगे कि वो कैपिटलिस्ट क्लास से इन्फ्लुएंस्ड हैं। इसको समझते हैं। नेशनल मूवमेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट्स। 1920 के एंड तक भले ही इंडियन कैपिटलिस्ट्स का एक बड़ा सेक्शन कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट न ही इनके द्वारा क्रिएट किया गया था और न ही किसी भी तरह से इनके सपोर्ट पर डिपेंडेंट था, बल्कि कैपिटलिस्ट क्लास ने हमेशा ही नेशनल मूवमेंट की स्ट्रैटेजी पर रिएक्ट किया एंड कांग्रेस को फॉलो किया। यह भी देखा जाना चाहिए कि जो भी कैपिटलिस्ट्स नेशनल मूवमेंट का पार्ट रहे वो जनरली कंजर्वेटिव स्पेक्ट्रम में रहे, जिनका मूवमेंट की स्ट्रैटेजीज पर कोई खास इंफ्लुएंस नहीं रहा। फिर भी नेशनल मूवमेंट की ऑटोनॉमी पर लगातार ही सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसा कहा गया कि कैपिटलिस्ट्स ने अपने पैसों के दम पर कांग्रेस को प्रेशराइज किया अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए, जैसे लोअर रूपी स्टर्लिंग रेशियो, जिससे एक्सपोर्ट करने पर इंडियन एक्सपोर्टर्स का फायदा होता, टैरिफ प्रोटेक्शन, जिसकी मदद से इंपोर्ट होने वाले गुड्स की कीमत डोमेस्टिक गुड्स से ज्यादा हो जाए और लोकल इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट हो, मिलिट्री एक्सपेंसेस, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट दूसरी कॉलोनीज बचाने के लिए करती थी। इन सभी स्टेप्स से कैपिटलिस्ट क्लास का ही फायदा होने वाला था। यह भी इल्जाम लगे कि कैपिटलिस्ट्स ने इस हद तक इन्फ्लुएंस किया कि किसी भी मूवमेंट को कब स्टार्ट और एंड करना है, यह भी वही डिसाइड करने लगे। गांधी इरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना इसका ही एक एग्जाम्पल बताया गया। ये सारे एक्यूजेशंस रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते। आइए जानते हैं क्यों। फर्स्ट, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की डिमांड्स जैसे प्रोटेक्शन, फिस्कल और मॉनेटरी ऑटोनॉमी सिर्फ कैपिटलिस्ट्स को फायदा नहीं पहुंचाने वाली थी, बल्कि पूरी कंट्री की डिमांड थी जो कि एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थी। इवन लेफ्टिस्ट्स जैसे नेहरू, सोशलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स ने भी इन डिमांड्स के लिए लड़ाई लड़ी। सेकंड, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की डिमांड कोई नई बात नहीं थी। 50 साल पहले से ही नेशनलिस्ट्स ने इसकी डिटेल्ड डॉक्ट्रिन डेवलप करनी चालू कर दी थी, वो भी तब जब इंडियन कैपिटलिस्ट्स एक क्लास के रूप में उभरा भी नहीं था। इसलिए यह कहना गलत है कि उन्होंने कांग्रेस को इन्फ्लुएंस किया। थर्ड, यह बात सच है कि कांग्रेस को फंड्स की जरूरत थी और बिजनेस कम्युनिटी से लेते भी रहे, खासकर स्ट्रगल के कॉन्स्टिट्यूशनल फेज के दौरान। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि कांग्रेस की पॉलिसीज को कभी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। छोटे डोनेशंस और मेंबरशिप फीस पर ही लोकल लीडर्स अपना गुजारा करते रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी की पोजीशन पर बात करना जरूरी है। 1922 से ही गांधी जी का यह मानना था कि भले ही मर्चेंट्स और मिल ओनर्स से सपोर्ट लेना चाहिए, पर किसी भी कंडीशन में इस मूवमेंट को उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए।
ये एक मास मैनिफेस्टेशन है। इसलिए ये मूवमेंट कैपिटलिस्ट से इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए, पर उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। हालांकि आगे चलकर गांधी जी का एटीट्यूड नेगेटिव हो गया जब वर्ल्ड वॉर II के दौरान कैपिटलिस्ट क्लास प्रॉफिट मेकिंग में लगे रहे, जबकि लोग फैमिन से मर रहे थे। लास्टली, कांग्रेस हमेशा ही बिना कैपिटलिस्ट्स के अप्रूवल के मूवमेंट स्टार्ट और एंड करती रही, अपने खुद के स्ट्रेटेजिक परसेप्शंस और मासेस के प्रिपेयर्डनेस के आधार पर। आइए अब जानते हैं कि कैसे फ्रीडम स्ट्रगल के चलते कैपिटलिस्ट्स और लेफ्टिस्ट्स, जिन्हें अक्सर ऑपोजिट एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में समझा जाता है, केम टुगेदर फॉर नेशनल गुड। कैपिटलिस्ट्स एंड कोऑपरेशन विद लेफ्टिस्ट्स। दोस्तों, इंडियन कैपिटलिस्ट्स ने कभी कांग्रेस को अपनी क्लास पार्टी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ओपन एंडेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा, जो कि एक पॉपुलर मूवमेंट को लीड कर रही थी। 1930 के दशक में नेहरू, सोशलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स के इन्फ्लुएंस के कारण जब कांग्रेस में रेडिकलाइजेशन बढ़ा, तब कैपिटलिस्ट्स ने पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट लेने का डिसीजन लिया। सराहनीय है कि इसके बावजूद भी उन्होंने इंपीरियलिज्म का साथ नहीं दिया। ऐसी ही एक कोशिश को इंडियन कैपिटलिस्ट्स ने नाकाम कर दिया जब 1929 में कुछ कैपिटलिस्ट्स ने यूरोपियन और इंडियन कैपिटलिस्ट्स की एक पार्टी बनाने का सुझाव दिया, जो कि कम्युनिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ होने वाली थी। 1928 में भी पब्लिक सेफ्टी बिल को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, जिसका इस्तेमाल लेफ्टिस्ट्स को सप्रेस करने के लिए किया जाने वाला था। कैपिटलिस्ट्स बोल्शेविज्म या कम्युनिज्म खत्म करने के लिए डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो उन लोगों के हाथ सशक्त करना चाहते थे जिन्होंने कैपिटलिज्म का दायरा नहीं छोड़ा या फिर सोशलिज्म को अपोज किया। कैपिटलिस्ट्स जैसे GL मेहता, जो कि 1943 में फिकी के प्रेसिडेंट थे, का ये मानना था कि सोशल चेंजेस से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कंसिस्टेंट प्रोग्राम ऑफ रिफॉर्म्स। इसी रिफॉर्म पर्सपेक्टिव के साथ पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी को काम करना था, जिसने फाइनली बॉम्बे प्लान को बनाया। वो सब कुछ जो सोशलिस्ट मूवमेंट में रीजनेबल था, उसे अकोमोडेट करने की कोशिश की गई, बिना कैपिटलिज्म के एसेंशियल फीचर्स को सरेंडर किए। आखिरकार बॉम्बे प्लान ने पार्शियल नेशनलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, लैंड रिफॉर्म और वर्कर्स की वेलफेयर स्कीम्स की नेसेसिटी को भी कुछ हद तक एक्सेप्ट किया। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो दोस्तों, हमने देखा कि इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास प्रो इंपीरियलिस्ट बिल्कुल भी नहीं थी। इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास ने अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया और उसको प्रैग्मेटिकली परस्यू किया। उन्होंने कांग्रेस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंडियन नेशनलिज्म का साथ कभी नहीं छोड़ा और लगातार अपने क्लास इंटरेस्ट को सोसाइटी के इंटरेस्ट के तौर पर उजागर किया। इनफैक्ट This was the very beauty of our freedom struggle, जहां वेरियस आइडियोलॉजीज और क्लासेस के लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया और भारत देश का इतिहास अमर हो गया।